नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह रघुनंदन। सबसे पहले देखते हैं अहम खबरें। भारत में गगनचुंबी इमारतों की लगने वाली है लाइन। मुंबई सहित कई शहरों में बनने वाली है 70 से 125 मंजिली इमारतें। प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड और सप्लाई में और बढ़ेगा अंतर। दिल्ली एनसीआर में अगले 5 सालों में 7,70,000 घरों की होगी जरूरत। होम लोन लेते समय कुछ बातों की सावधानी बरतने से हो सकता है आपको फायदा। ज्यादा बैंकों से संपर्क में रहने पर मिल सकती है छूट। और दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में निवेश करने के हैं कई बेहतरीन ऑप्शंस। कई अलग अलग क्षेत्रों में भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बना ली है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की या गगनचुंबी इमारतों की, तो हमारे जहन में दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, अमेरिका या यूरोप की तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन बहुत जल्द से तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में आसमान को छूने वाली कई बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। भारत बहुत जल्द हाई राइज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करने जा रहा है। अगले कुछ सालों में भारत में भी विदेशों जैसी ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। जिसमें से कई बिल्डिंग्स 100 से ज्यादा फ्लोर की होंगी। आज हम आपको ऐसी ही 10 आसमान को छूने वाली हाई राइज बिल्डिंग्स की सैर कराते हैं। जो आने वाले दिनों में भारत की तस्वीर बदलने वाली हैं। अगर बात करें भारत में बनने वाली सबसे ऊंची इमारत की, तो ये बनने जा रही है हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में। इंडिया टावर के नाम से बनने वाली इस बिल्डिंग की ऊंचाई लगभग 2362 फुट होगी, जिसमें 125 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। डीबी रियल्टी इस बिल्डिंग को बना रही है। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट पर किसी कारणवश रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो ये भारत में बनने वाली सबसे ऊंची इमारत होगी। अब बात करते हैं भारत में बनने वाली दूसरी सबसे ऊंची इमारत की। लैंको हिल्स सिग्नेचर टावर के नाम से हैदराबाद में बनने वाली इस इमारत की ऊंचाई होगी 2067 फुट, जिसमें कुल मिलाकर 114 मंजिलें होंगी और जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। मुंबई में ही भारत की तीसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसे वर्ल्ड 1 का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इस इमारत की ऊंचाई होगी 1450 फुट, जिसमें 117 मंजिलें बनाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम लोधा ग्रुप को दिया गया है। भारत की चौथी सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो ये बनने जा रही है गुजरात के गांधीनगर में, जिसे गिफ्ट टावर के नाम से बनाया जा रहा है। इस टावर की ऊंचाई होगी 1345 फुट, जिसमें कुल 86 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की 5वीं सबसे ऊंची इमारत मुंबई में बनने जा रही है, जिसे द इंपीरियल 3 नाम से तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 1312 फुट होगी और इसमें 116 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम एसडी कॉरपोरेशन को दिया गया है, जो पहले भी 2 इंपीरियल टावर्स बना चुके हैं। इस प्रोजेक्ट पर 2014 में काम शुरू किया जाएगा, जिसे 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई में ही 6वीं सबसे ऊंची इमारत का भी निर्माण किया जा रहा है। श्रीपति ग्रुप इस गगनचुंबी इमारत को बना रहे हैं। इस इमारत की ऊंचाई 1312 फुट होगी और इसमें कुल 110 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। मुंबई में इतनी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें बनने के पीछे वजह है इसका समुद्र के किनारे बसा होना, जहां जमीन पहले से ही कम है। हाई राइज बिल्डिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जो सीस्मिक जोन है उसके हिसाब से है।
अब यूजुअली क्या होता है कि समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वहाँ पे वो काफ़ी सेफ सीस्मिक जोन्स में होते हैं, वहाँ पे भूकंप आने की जो संभावना है वो कम होती है, इसीलिए वहाँ पे आप ज़्यादा ऊंची इमारतें देखते हैं। अब जैसे दिल्ली एनसीआर है या गुड़गांव है, इनका जो सीस्मिक जोन है वो थोड़ा हाई लेवल का है। ओके, सो यहाँ पे अब तक अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे ज़्यादा ऊंची इमारतों की, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप टेक्नोलॉजी से काफ़ी कुछ सरकमवेंट कर सकते हैं। सो अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज़ करें एंड उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें तो इवन इन दिल्ली एनसीआर यू कैन हैव 50, 60, 70 स्टोरी बिल्डिंग्स। आसमान को छूने वाली इमारतों के मामले में दिल्ली एनसीआर भी अब पीछे नहीं रहने वाला। दिल्ली से सटे नोएडा में वेव इंफ्राटेक बना रहा है भारत की 7वीं सबसे ऊंची इमारत, जिसे वेव सिटी आइकॉनिक टावर के नाम से बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 1312 फुट होगी और इसमें 100 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। भारत की 8वीं ऊंची इमारत की बात करें तो भताड़ ग्रुप मुंबई में सेलेस्टिया स्पेसेस के नाम से एक इमारत बना रहा है, जिसकी ऊंचाई 1312 फुट तय की गई है। इसमें कुल 80 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 1312 फुट तय की गई है। मुंबई में भारत की 9वीं सबसे ऊंची इमारत का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम है ओएसिस टावर। इसे ओएसिस रियल्टी बना रही है। इस टावर की ऊंचाई 1220 फुट होगी और इसमें कुल 85 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। भारत में बनने वाली 10वीं सबसे ऊंची इमारत को गुजरात के गांधीनगर में बनाया जाएगा। इसे गेटवे टावर 1 और टावर 2 के नाम से बनाया जाएगा। इन टावर्स की ऊंचाई 1188 फुट होगी और इनमें 70 मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। सावन कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। रियल एस्टेट बाजार में फिर से तेजी लाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई ने दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसका उद्देश्य था रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ाना। और साथ ही इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य था देश के 20 राज्यों के 137 शहरों से 9000 रियल एस्टेट डेवलपर्स को साथ लाना। इस कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट डेवलपमेंट सहित इस सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर एनसीआर क्रेडाई के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। रियल एस्टेट बाजार का अगले साल क्या दशा और दिशा होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट मिस्टर अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, अगले साल रियल एस्टेट को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा है, विशेष रूप से इस फिनंशियल ईयर में थोड़ा सा रियल एस्टेट का जो बाज़ार था वो जो जिस गति से आगे बढ़ रहा था उस गति से हम लोग देख रहे थे कि उस गति से बाज़ार परफॉर्म नहीं कर रहा है। आने वाला जो समय है 2014 जैसा आपने कहा, इसमें बहुत ऐसी पॉलिसीज़ है जो रुकी हुई है। वो सारे पॉलिसीज़ को यदि गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स अगर थ्रू करती है तो डेफिनेटली आने वाला समय जो है रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा आने वाला है। बहुत ऐसे जो फैक्टर्स हैं उसका सोल्यूशन आने वाला है। एफडीआईज आने वाले हैं, ईसीबी अलाउ हो चुका है और तमाम जो बाज़ार की जो असुविधाएं थी, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होना चाहिए जैसा मुझे लग रहा है। जो अनिश्चितता का माहौल था वो दूर हो रहा है, धीरे धीरे छट रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा। तो सर, ये जो मकसद क्या है, ये क्रेडाई का जो कॉन्क्लेव है, इसका क्या मकसद है? यही अगले साल जो स्थिति है उसमें सुधार लाना या कुछ और? दरअसल क्या है कि आजकल हमारे देश में हाउसिंग की बहुत ज़रूरत है और जो हमारा इस कॉन्क्लेव का मकसद है कि हम हाउसिंग आज के डेट में ग्रोथ के लिए बहुत ही गेम चेंजर है। तो हम चाहते हैं हाउसिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बाद दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। जीडीपी के हम कंट्रीब्यूटर हैं। हम जितने 350 एंसिलरी एक्टिविटीज़ हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं या सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो हमारा कहना है कि कैसे रियल एस्टेट गेम चेंजर हो सकता है डबल डिजिट ग्रोथ के लिए। तो मेरा मकसद ये है कि पॉलिसी मेकर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, कंज्यूमर्स हों, इन सबों के तक अपनी बात पहुँचाएँ कि हाउसिंग एक गेम चेंजर हो सकता है।
सर आरबीआई फिर से समीक्षा करने जा रही है पॉलिसी रेट की। आपको क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में, क्या मतलब ऊपर जाएगी रेट या नीचे जाएगी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी का जो पीक है वो आ चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी अगर इस तरीके से बढ़ती रहेगी तो डेफिनेटली हाउसिंग का जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का एक स्लोगन है, एक उनकी मंशा है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी बेतहाशा नहीं बढ़ाई जा सकती है। मुझे लगता है कि कम से कम आने वाले जो फिस्कल ईयर है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट होना होगा, क्योंकि जो आम जनता है अगर उसका ईएमआई का लोड उसके एक्सचेकर पर, खर्चे पर प्रति माह पड़ेगा तो घर लेने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन सर इलेक्शन ईयर है और इस समय सरकार थोड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। अभी जो महंगाई का आंकड़े लेटेस्ट आए हों 11% पे चले गए, तो ऐसे में क्या नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा एक बार और टाइट करेगी वो आरबीआई थोड़ा? देखिए, जैसा आपने कहा इलेक्शन का टाइम पे, तब तो बिल्कुल ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है पॉपुलिस्ट होनी चाहिए, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। और जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो ह्यूज इन नंबर्स है। और मॉनेटरी पॉलिसी अगर आरबीआई लेंडिंग रेट या रिटेल रेट कम करती है तो उसमें उनको फ़ायदा होता है। तो हमें उम्मीद है कि बल्कि इस साल थोड़ा पॉपुलिस्ट होना चाहिए। सर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो पुणे, जहां की पिछले साल के 3 तिमाही के मुकाबले इस साल की 3 तिमाही में 3 गुना इन्वेस्टमेंट हुआ है। बेंगलोर में 2000 करोड़ के हुआ है। जब वहीं एनसीआर की बात करते हैं तो 28% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। ये पीई इन्वेस्टमेंट कम क्यों? देखिए, पी इन्वेस्टमेंट जनरली प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लोग करते हैं। डेवलपर का साइज़ क्या है, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, डेवलपर का क्रेडेंशियल क्या है। आज के डेट में अगर एफडीआई ले लें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अकेला मोर देन 60% एफडीआई सिर्फ एनसीआर में है। प्राइवेट इक्विटी के लिए क्या है कि कभी कभी जो इक्विटी पार्टनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का क्लास डिफरेंट हो। एनसीआर आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान के लिए अफोर्डेबल होम प्रोवाइडर है, एक हब है जो पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा रिवोल्यूशन कहीं नहीं आया। उसके कारण से हो सकता है कम हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ गुड़गांव हो गए या और कई शहर हैं हमारे जहाँ पे कि लग्जूरियस होम्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़ना चाहिए। सर एक चीज़ और, जब हम किसी डेवलपर्स के पास जाते हैं कि मुझे घर लेना है तो उसका प्राइस बताया जाता है कि ये है 3000 5000 जो भी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में मेरा घर है और मुझे बेचना है, यानी सेकेंडरी मार्केट, तो वही रेट कम हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि जो मार्केट दो तरह से होता है। एक जो है इन्वेस्टर ड्रिवन होता है और एक एंड यूजर ड्रिवन होता है। जो एंड यूजर्स होते हैं जनरली अपने मकान को सेल नहीं करते हैं। कुछ लाइफ स्पेन में 10 साल या 5 साल उनकी अगर इनकम बढ़ती है तो बेहतर के लिए जाते हैं, तब वो सेल करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है, उस मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। उस समय सप्लाई अगर कम है तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके मकान के लिए 10-20 फ़ोन आएंगे कि साहब आप मकान बेचना चाहते हैं कि नहीं। तो जब वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे और अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई पे। आज के समय में एनसीआर में सप्लाई बेहतर है, इसलिए हो सकता है प्राइसेस अभी आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा आपको नहीं दिखे, लेकिन आने वाले 2-4 वर्षों में एनसीआर हिंदुस्तान का एक ऐसा बाज़ार होगा जिसमें अगर चाहे वो एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, अगर उन्होंने घर खरीदा है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। सर आपने जैसे कि बोला कि अगले साल सुधार हो रहा है इस सेक्टर में, सुधार होगा रियल एस्टेट के लिए, बाकी लोगों के लिए। आम लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या वो घर का सपना पूरा होगा, अफोर्डेबल हाउस उनको मिलेगी, या सिर्फ जिस तरह के अभी ट्रेंड हैं वही चलते रहेंगे? देखिए, मैं अफोर्डेबल होम्स या जो कम प्राइस या जो ऑप्टिमम प्राइस पे घर कैसे मिलता है, आपको सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। सप्लाई तभी आएगा, कंस्ट्रक्शन तभी होंगे, प्रोडक्शन तभी होंगे जब पॉलिसीज उनको फेवर करेगा। अगर पॉलिसी फेवर करेगी तो सप्लाई का आना लाजमी है, और जितना सप्लाई बाज़ार में होगा उतना ही प्राइसेस कंट्रोल्ड होंगे। तो हम लोग का भी यही मांग है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि प्राइस बेतहाशा बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा डिमांड बढ़े और हमारा सप्लाई के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में जो सप्लाई है ये बढ़ेगा। तो ये थे मिस्टर अनिल शर्मा, नोएडा एनसीआर के क्रेडाई के प्रेसिडेंट। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट बाजार में सुधार होगी, साथ ही साथ आम लोगों के लिए घर का सपना पूरा हो सकता है। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली।
अगर आपके पास भी है कोई सवाल, देश भर में खरीदना चाहते हैं कहीं भी प्रॉपर्टी और लेना चाहते हैं भरोसेमंद राय, तो आज ही लिख भेजिए अपना सवाल हमारे ईमेल आईडी पर property24@bagnetwork.in पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे होम लोन लेते समय किन बातों का रखें ख्याल।